कल दिवाली के दिन टीम इंडिया ने पूरे देश को बहुत अच्छा प्रेजेंट दिया और दिवाली और मैच दोनों एक साथ होने के कारण कल मैं मैच का वीडियो नहीं बना सका और इसीलिए मैंने आज वीडियो किया है। और एक्चुअली दिवाली की आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी लोगों के, आपके परिवारों के लिए ये नया जो साल है दिवाली के बाद का, ये आपके लिए बहुत सुख और शांति लेके आए, यही भगवान से प्रार्थना है। तो चलिए अब करते हैं मैच की बात। इंडिया के लिए मैच बहुत ट्रिकी था। ट्रिकी इन द सेंस कि लास्ट लीग मैच, जबकि आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है और नीदरलैंड जैसी टीम के साथ मैच है, तो आपके लिए थोड़ा सा अपनी मैच की प्रिपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि जिस तरह से टीम इंडिया खेल रही है तो वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंसी आना बिल्कुल ही नेचुरल है कि लास्ट लीग मैच है जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसी टीम के साथ मैच है जो कि आपको बड़े मार्जिन से जीतना बहुत जरूरी है। अब इंडिया ने अभी जितने भी मैचेस खेले हैं, टीम इंडिया बिल्कुल ही इनविंसिबल लग रही है। मतलब आप ये देखिए कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये जो मैच जीते हैं 4 विकेट से, वो इनका लोएस्ट विक्ट्री मार्जिन है। उसके अलावा इन्होंने बिल्कुल ही वन साइडेड, बिल्कुल ही थंप करके बाकी सारी टीमों को हराया है। लेकिन ये सब होता है लीग मैचेस में। और अब आप लोग ये कह सकते हैं कि देखिए मैं थोड़ा सा पेसिमिस्टिक बात कर रहा हूं। पेसिमिस्टिक नहीं, देखिए सभी जानते हैं ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत अच्छी बात है, पेसिमिस्टिक होना ठीक नहीं है, लेकिन बीच में एक चीज होती है रियलिस्टिक होना। जब मैनेजमेंट में हमेशा ये कहा जाता है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, लेकिन आपको रियलिस्टिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके साथ क्या गलत हो सकता है। उसके बारे में खैर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं मैच की। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि नीदरलैंड जैसी टीम और इसके साथ विक्ट्री मार्जिन उतना बड़ा नहीं रहा, जो कि अगर मान लीजिए कभी अगर हमने पाकिस्तान के साथ या और किसी टीम के साथ, हमने जैसे श्रीलंका जैसी टीम को हमने 300 रन से हराया, तो हम क्या कारण है कि हम नीदरलैंड को उतने बड़े मार्जिन से नहीं हरा पाए और नीदरलैंड ने हमारे बॉलर्स की काफी पिटाई की। तो उसके बारे में देखिए मैं ये कहता हूं कि ये चूंकि लास्ट लीग मैच था, इसके बाद अब इंडिया का 2 दिन के बाद ही 15 तारीख को सेमीफाइनल है न्यूजीलैंड से। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बॉलर्स को बहुत ज्यादा एक्सर्ट करने के लिए नहीं कहा गया होगा, बल्कि ये लोग इस तरह से ये मैच खेले हैं कि जहां पे किसी को इंजरी ना हो जाए, खासतौर पे किसी भी बॉलर को, क्योंकि इंडियन टीम सिर्फ 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ खेल रही है और यही 5 बॉलर्स अब इंडिया सेमीफाइनल में भी खिलाएगा और फाइनल में भी यही 5 बॉलर्स खेलने हैं। तो अब यहाँ पे इंडियन टीम अफोर्ड नहीं कर सकती है कि किसी को भी इंजरी हो जाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जोर कम लगाया इन लोगों ने, जो कि बिल्कुल सही बात है। ऐसे मैच में ज्यादा जोर लगा के और कुछ भी चोट लगवा लेना या कुछ भी निगल हो जाए या मसल पुल हो जाए, वो करवाने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए मोहम्मद शामी को कल एक भी विकेट नहीं मिला, लेकिन इसका क्या मतलब है कि मोहम्मद शामी ने खराब बॉलिंग की या मोहम्मद शामी ने जोर नहीं लगाया? हाँ, हो सकता है जोर ना लगाया हो, लेकिन जोर लगाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि यहां पे मोहम्मद शामी 5 नहीं अगर 10 विकेट भी ले लेता तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका फायदा क्या है? लेकिन उसकी वजह से अगर कहीं उसकी कोई मसल पुल हो जाए या उसको कोई और चोट लग जाए, पैर मुड़ जाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। नीदरलैंड ने 250 रन बना लिए और हम नीदरलैंड को सिर्फ 160 रन से हरा पाए 410 रन बनाने के बाद। ये इसको इस पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसा मैच नहीं था। अब सेमीफाइनल में अगर इंडिया 410 रन बनाएगी तो वहां पे ये हो सकता है 300 रन से सामने वाली टीम को हरा दे, क्योंकि वो इंटेंसिटी अलग होती है और वहां करो और मरो वाली बात होती है। तो ये इसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए। और बाकी इंडियन टीम ने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि हाँ, इंजरी की बात पे मैं ये बात कहूं कि मोहम्मद सिराज ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। वो जिस तरह से उसने कैच पकड़ा है, मुझे अपने यंग डेज में एक टूर्नामेंट हम लोग खेल रहे थे, तो वहां पे मुझे याद आ गया, एक बैट्समैन ने शॉट मारा और बॉल हवा में बिल्कुल बहुत इतनी ऊंची चली गई, और उसके बाद एक टीम के प्लेयर ने, वो कप्तान था उस टीम का, उसने वो जो कैच पकड़ा बिल्कुल ऐसे और ऐसे करके उसने पता नहीं क्या किया और उसने अपनी नाक पे बॉल गिरा ली और उसकी नाक की हड्डी टूट गई और वो उसके बाद वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गया। 2 महीने तक उसकी नाक पे प्लास्टर बना रहा। तो मुझे तो गनीमत है वो जिस तरह से गंदा कैच लिया था उसने, सिराज ने, उसने ऐसा कुछ काम नहीं कर लिया, अपने मुंह पे बॉल नहीं गिरा ली, क्योंकि वो जिस तरह से बॉल उसको दिखी ही नहीं, जज नहीं हो पाया। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि इसमें सिराज की कोई गलती है,
कई बार क्या होता है कि रात में देखिए, रात में क्रिकेट खेलना अननेचुरल है, और लाइट्स के बीच में कई बार बॉल मिस हो जाती है, समझ में ही नहीं आता है फील्डर को कि क्या हो रहा है। आप इस बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, जो इंडियन टीम के जो पुराने, अगर हम हिस्टोरिकली देखें, तो वो जो बहुत अच्छा कैच पकड़ने वाले हुए हैं उसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन का एक बहुत बड़ा नाम है। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जहां पे भी कहीं भी फील्डिंग की है, चाहे स्लिप में, चाहे कवर्स में, पॉइंट में, जहां वो मैक्सिमम फील्ड करता था, वहां उसने हमेशा, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि बहुत ही सरप्राइजिंग कैचेस पकड़े हैं उसने, जो कि देख के लगता था कि ये कैसे पकड़ सकता है कैच। लेकिन साउथ अफ्रीका जब ये लोग एक बार गए थे, 92 या 93 की बात है, उस टाइम ये इसने लगातार 3 बॉलों के ऊपर 2 कैच छोड़े थे इसी तरह से, जो ऊपर हवा में बॉल गई थी। तो हम लोगों को ताज्जुब हो गया था कि ये इस तरह से अजहरुद्दीन कैसे कैच छोड़ सकता है। लेकिन वो हो जाता है, रात में जब बॉल लाइट्स में ऊपर जाती है तो कई बार जज नहीं हो पाती है वो, कि वो किधर आ रही है, उसकी ट्रेजेक्टरी पता नहीं चलती है कि वो आपसे कितना दूर और कितनी पास है। और वो अजहरुद्दीन के सामने गिर गए कैच, वो जज ही नहीं कर पाया उनको। तो मुझे लगता है कि वो सिराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अदरवाइज सिराज की कैचिंग इतनी खराब नहीं है, कल हो सकता है कि कुछ हो गया हो, और लेकिन मैं तो ये कहूंगा बहुत शुक्र है कि उसके मुंह पे नहीं लगी बॉल, या कहीं ऐसी नहीं लगी कि उसकी यहाँ कॉलर बोन पे लग सकती थी। वो तो मतलब उसको भगवान ने बचा लिया कि उसको ज्यादा चोट नहीं लगी, नहीं तो वो काफी इंजरी हो सकती थी उसको बड़ी। तो मतलब चेहरे पे कहीं भी गिर सकती है बॉल इस तरह से, जब जज ही नहीं हो तो फिर फील्डर क्या कर सकता है। तो चलिए वो बच गए उसमें। बाकी कुल मिला के इंडियन टीम के लिए बहुत सारे लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कल, कह रहे इन लोगों ने फील्डिंग खराब की, ऐसा किया वैसा किया। तो वो तो मैं देखिए मानता हूं कि यहाँ पे थोड़ा सा ये केयरफुली भी कर रहे होंगे कि ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब लोट लाट के और गिर पड़ के और ऐसी फील्डिंग करने का नीदरलैंड के सामने कोई जान मार का तो कोई सवाल था नहीं, तो वो क्यों करना है। ठीक है, हालांकि रोहित शर्मा ने अपनी टांग के नीचे से बॉल निकाल दी, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ठीक है, अब हो जाता है कभी कभी। आई एम श्योर कि ये इंटेंसिटी वापस आ जाएगी इनकी। तो चलिए, बैटिंग की अगर हम बात करें तो बैटिंग इन लोगों ने कल तो बिल्कुल ही इतनी गजब की बैटिंग की कि मेरे ख्याल से कोई भी सोच ही नहीं सकता था कि इस तरह से। कल जब मैच शुरू हुआ तो उसके पहले तो हम लोग ये सोच रहे थे कि मतलब 5वें क्या 4थे नंबर के बैट्समैन की भी बैटिंग आ पाएगी या नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ मुझे एक शिकायत है कि ये लोग जब पहले बैटिंग करते हैं ना, तो ये पहले बैटिंग मुझे लगता है कि इन लोगों की प्लानिंग गड़बड़ है। अब देखिए, यहां मैं पेसिमिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, यहां थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की जरूरत है। जितने भी मैचेस में पहले बैटिंग इंडिया ने की है, वहां देखिए विराट कोहली का परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। ये आपने देखा होगा, ये आते साथ ही जब इसको शुरू में बाउंड्रीज नहीं मिलती हैं या इसको थोड़ा सा बॉक डाउन कर दिया जाता है, ये सामने वाली टीमें समझ गई हैं कि जब ये पहले बैटिंग करता है तो इसका वो मैनरिज्म नहीं रहता है जो ये चेजिंग में रहता है। क्योंकि चेजिंग में देखिए इसको मालूम रहता है, भले 400 रन भी हो सामने वाली टीम के, लेकिन इसको मालूम रहता है कि मुझे अपनी इनिंग्स कैसे प्लान करनी है। कभी भी चेज करते हुए विराट कोहली को आपने रैश शॉट मारते हुए नहीं देखा होगा, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि अरे मेरे 5 बॉल पे रन नहीं बने तो अब मैं 6ठी बॉल पे तो आंख मूंद के बल्ला घुमा दूंगा। लेकिन ये फर्स्ट बैटिंग करने में अक्सर ही ऐसा करता है, जो कि हम इस वर्ल्ड कप में ही देख चुके हैं। आपको तो मालूम है, पहले एक मैच में तो ये 0 पे ही आउट हो गया था जब इसने आगे बढ़ के शॉट मारा था, वो मुझे याद नहीं किस टीम के अगेंस्ट हुआ था। और क्योंकि इसको लगातार इसको रोक दिया, इसको सिंगल्स नहीं दिए, जब सिंगल्स नहीं दिए इसने आगे बढ़ के मार दिया। कल के मैच में भी ये जिस तरह से बैटिंग कर रहा था, मुझे लगता है कि इसको लग रहा था कि मतलब इसने अपनी इनिंग्स प्लान नहीं की। अब मैं तो देखिए अगर कोच होऊंगा तो मैं ये बोलूं कि भाई तुम ये क्यों मान के चलते हो कि तुम पहले बैटिंग कर रहे हो और तुम्हारे सामने कोई टारगेट नहीं है। टारगेट आप फिर भी फिक्स कर सकते हैं, मेंटली फिक्स कर लो ना आप टारगेट, कि कल के मैच में आप देखिए रियलिस्टिक बात ये होती है, और थोड़ी सी जिसको कहते हैं कि प्रैक्टिकल बात ये है कि आप जब पहले बैटिंग करते हैं तो आप 325 रन का टारगेट लेके जाओ, बल्कि आप पहले 300 रन का ही टारगेट लेके जाओ। और 300 रन का टारगेट लेने के लिए आप शुरू के 200 रन के लिए आप वैसे ही बैटिंग करो कि 2 विकेट या 3 विकेट के ऊपर आपके 200 रन हो जाने चाहिए, और वो हो जाए 35 या 36 37
ओवर्स के आसपास। इस तरह से आप बैटिंग प्लान करो और बाद में फिर इसके बाद 300 तो बनना आपका तय है, लेकिन उसके बाद आप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बैट्समैन यू हैव इन योर बैटरी, तो आप अकॉर्डिंगली आप फिर से रिविजिट कर सकते हो अपना टारगेट। लेकिन ये विराट कोहली के साथ मुझे ताज्जुब है कि ये पहले बैटिंग करने में ऐसा क्यों नहीं करता है। ऐसा करना चाहिए, और जिस क्लास का ये बैट्समैन है वनडे में खासतौर पे, इसके साथ ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मेरे ख्याल से अब कोच तो खैर क्या बताएंगे इनको, लेकिन बताना चाहिए कि भाई अब ये आप के लिए, आपको भी मालूम है कि ये करो या मरो का, और ये लास्ट चांस है आपके पास वर्ल्ड कप जीतने का। इससे अच्छा मौका इंडिया के पास कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि सारी टीमें देखिए मॉरली इंडिया से बहुत ज्यादा डाउन है। अब इस टाइम भी अगर आप इनको पकड़ेंगे नहीं और वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, तो अगली बार क्या मौका मिलेगा आपको, अपनी कंडीशंस नहीं मिलेंगी, इतनी बढ़िया टीम आपको नहीं मिलेगी। और ये किस्मत की बात है कि इस टाइम सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं। इस पूरी टीम में जितने भी 11 प्लेयर्स हैं, उसमें से कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने किसी ना किसी मैच में परफॉर्म ना किया हो। तो सारे लोग परफॉर्म करके भी आ रहे हैं, और जब चूंकि सारे लोग परफॉर्म करते हैं ना, तो फिर टीम जेल भी अच्छी हो जाती है। वहां किसी को भी ये कहने को नहीं होता है कि अरे मैं अकेला कर रहा हूं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो टीम में फ्रैक्शंस आ जाते हैं। जब सारे लोग परफॉर्म करते हैं ना, तो फिर सारे लोग एक दूसरे को एनकरेज भी करते हैं, और सारे लोग एक दूसरे की सक्सेस से खुश भी होते हैं। कल के मैच में अगर कोई स्कोर कार्ड देखे तो इतना जबरदस्त चमत्कार टाइप का स्कोर कार्ड है ये, कि फैंटेसी टीम बनाने वाले जो लोग हैं ना, उनको तो बहुत ही मुंह की खानी पड़ी होगी कल। क्योंकि कल के मैच में किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि जब रोहित ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है, तो ज्यादातर लोग तो ये सोच रहे होंगे कि बस शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बस खत्म, इसके बाद तो बैटिंग आएगी ही नहीं। लेकिन रोहित शर्मा भी देखिए, अब रोहित शर्मा ने, अगर आप लोगों ने मैच देखा हो, बीच में एक रिवर्स फ्लिक मारने की कोशिश की। अब ये रिवर्स फ्लिक तुमने आज तक नहीं मारा है। एक बार एशिया कप में इसने ये बदतमीजी करने की कोशिश की थी, तब भी मैंने ये कहा था कि इसको रिवर्स फ्लिक मारने की जरूरत क्या है। रोहित शर्मा इतना बड़ा बैट्समैन है कि उसको रिवर्स फ्लिक क्यों मारना है या रैंप शॉट क्यों मारना है, जब तुम्हारे पास वैसे ही इतनी आर्मरी है शॉट्स की, तो तुम दुनिया भर के उल्टे सीधे शॉट्स क्यों मारते हो। कल उसने मारने की कोशिश की। और शुभमन गिल का तो ऐसा है, शुभमन गिल अपनी बैटिंग को मुझे लगता है सीरियसली ले ही नहीं रहा है। मतलब ये नीदरलैंड की, अगर देखिए बॉलर नीदरलैंड का हो या ऑस्ट्रेलिया का, आपको तो अपना प्लान, शॉट का प्लान ढंग से ही बनाना पड़ेगा ना। अब आप फील्डर खड़ा हुआ देख रहे हो आप फाइन लेग पे, और आप उसी के ऊपर से छक्का आपको क्यों मारना है। आप उसको थोड़ा प्लेस करो, कुछ करो, या फिर उसको पूरा मारो शॉट को। और बॉल देखिए, आउट होने वाली बॉल जो है ना, बॉल को पता नहीं रहता है कि उसको वो किसने फेंकी है, बासडे लीडा ने फेंकी है या मिचेल स्टार्क ने फेंकी है। आपने गलत शॉट मारा तो आप किसी भी बॉलर के ऊपर आउट हो सकते हो, जो कि शुभमन गिल कल आउट हो गया। शुभमन गिल ने ये वर्ल्ड कप को बहुत बुरी तरह से वेस्ट किया है। ये इसमें हाईएस्ट रन गेटर हो सकता था। हालांकि मैं मानता हूं उसकी बदकिस्मती है कि शुरू के 2 मैचेस वो खेल नहीं पाया, डेंगी हो गया, डेंगी की वजह से वीकनेस आ गई, वो सब मैं मानता हूं। लेकिन जितने मैचेस में उसको मौका मिला है, वो मौका भी उसने भुलाया नहीं। इसीलिए मेरे को मजबूर होना पड़ा था उसको बुरी तरह क्रिटिसाइज करने के लिए। और सिमिलरली श्रेयस अय्यर के लिए, जिन 2 मैचेस में उसने गलत शॉट मार के वो आउट हुआ है, वो मुझे लगता है कि अब थोड़ा उसको समझ में आ गया है कि नहीं, अभी ये मौका नहीं है। अब अगर गड़बड़ यहां पे फिर से करता तो ये बीच में से फिर से बाहर होता टीम से। लेकिन अच्छा हुआ कि उसको थोड़ी समझ आ गई। और विराट कोहली ने तो देखिए, विराट कोहली ने तो बहुत ही ज्यादा इंपेशेंस दिखाया। विराट कोहली ने, जिसने भी अगर कल की बैटिंग देखी हो विराट कोहली की, इस तरह के शॉट, इस तरह के आड़े बल्ले के शॉट, या इतना गलत तरीके से बीच में 2 बार आउट होते होते बच गया, वो कैच फील्डर के सामने गिर गया। तो ये मतलब बड़ी अजीब टाइप की बैटिंग की है विराट कोहली ने। और मुझे वही लग रहा है कि उसको शुरू में बैटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब सेमीफाइनल और फाइनल में टीमें इस चीज का ध्यान रखेंगी कि इंडिया की पहले बैटिंग करते टाइम ये थोड़ी सी प्लानिंग ढंग की नहीं कर रहे हैं। हालांकि बाकी टीमों को और भी डर होगा कि अब हम इंडिया को पहले बैटिंग करवाएं या बाद में बैटिंग करवाएं, क्योंकि अब जैसे सेमीफाइनल में जो न्यूजीलैंड के साथ मैच है, न्यूजीलैंड के साथ बड़ा धर्म संकट होगा। न्यूजीलैंड हालांकि 90% ये चाहेगा कि वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करे, जिससे कि वो बाद में जो शुरुआत में जो मुंबई में स्विंग होती है 10-15 ओवर, उसमें इंडिया के 2-3 विकेट निकाल दे। लेकिन
वहां पे अगर ऐसा होता है तो इंडिया को ओपनर्स को बहुत ज्यादा संभल के खेलना पड़ेगा। हालांकि न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है वो काफी वीकेंड है। न्यूजीलैंड की बॉलिंग में मुझे सिर्फ एक ट्रेंट बोल्ट और मिचेल सेंटनर से डर है। बाकी सऊदी वऊदी से मुझे ज्यादा डर नहीं है। सऊदी तो अब बेचारा वो चूंकि मैट हेनरी बाहर हो गया है इस वजह से वो टीम में आ गया है, अदरवाइज न्यूजीलैंड की बॉलिंग काफी वीक है। लेकिन बाद में अगर जैसे मान लीजिए न्यूजीलैंड बैटिंग करता है तो मुझे उम्मीद है कि इंडिया के बॉलर्स तो उखाड़ फेंकेंगे इनको। लेकिन अगर कहीं वहां न्यूजीलैंड ने शुरू में सेंसिबल बैटिंग कर ली, और देखिए डेवन कॉनवे और जो भी है ये लोग प्रोफेशनल ओपनर्स हैं। ये डेवन कॉनवे वही आदमी है जिसने टेस्ट मैच में अपने डेब्यू में डबल सेंचुरी मारी थी। तो इनका ये जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं ना, इनका कोई भरोसा नहीं होता ये कब आउट ऑफ द स्किन एक पारी खेल जाए। तो मैच को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया जा सकता है। हालांकि न्यूजीलैंड थोड़ा सा तो दबी हुई होगी, क्योंकि वो भी देखिए वर्ल्ड कप उनका कोई बहुत अच्छा नहीं गया है। वो 4 मैच हारे ही हैं हालांकि, और 9 में से 4 मैच हारना मतलब बड़ी बात होती है। हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ थोड़ा सा वैसे हार गए थे बहुत ही नैरो मार्जिन से, और पाकिस्तान का तो वो जो डीएलएस वाला है उसको तो मैं खैर हार मानते ही नहीं, वो मैच उनका जीता हुआ था। तो न्यूजीलैंड भी कोई इतनी बहुत ज्यादा डेमोरलाइज नहीं होगी, लेकिन इंडिया से तो थोड़ा खेलते हुए टेंशन हो गई उनको। लेकिन हमारे जो इंडियंस जो प्लेयर्स हैं इनका बस अब ये नॉकआउट का टेम्परामेंट एक बार देखना बहुत जरूरी है। ये लोग एंड टाइम पे, अब जैसे विराट कोहली ने कल पहले खेलते हुए जो बैटिंग की है वो मुझे थोड़ा सा खटका दे देती है कि ये ठीक नहीं है। या रोहित शर्मा को थोड़ा तो अब लंबा खेलना पड़ेगा। आपने दे दिया एक बार स्टार्ट, जहां एक बार स्टार्ट अगर अच्छा मिल जाता है आपको, अब जैसे कल के मैच में ही 10 ओवर में 90 रन बन गए थे, रोहित शर्मा को अपना गियर चेंज कर लेना चाहिए। अब मैं तो ये कहूंगा कि देखिए रोहित शर्मा का काम है, ठीक है, रोहित शर्मा ये कहता है मैं डिमोरलाइज कर दूंगा और टीम को अच्छा स्टार्ट दूंगा। आपको अगर 6-7 ओवर में अगर आपको 60 रन बन गए हैं तो गियर चेंज कर लो ना थोड़ा सा। उसके बाद अगर रोहित शर्मा वहां ये सोच के खेले कि अब मैं यहां 30 ओवर तक या 35 ओवर तक खेलूंगा, और फिर गिल को आप मारने को बोल दो। रोहित शर्मा अगर ग्राउंड पे रहेगा, बॉलर्स की नींद हराम हो जाएगी, सामने वाले कैप्टन की पूरी प्लानिंग चेंज हो जाएगी बॉलिंग की। उसके सारे बॉलिंग रिसोर्सेज जो हैं वो पहले ही खत्म हो जाएंगे। उसके बाद लूटने का मौका आपके पास रहेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो एक बार फिर से दिवाली और फेस्टिवल सीजन की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आप सब लोगों के घरों में सुख और शांति रहे। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।